ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 का सिंपल माइक्रोस्कोप की डेरिवेशन पूरी कर ली थी। इसकी सबसे अहम बात थी कि इसका जो फाइनल इमेज बनता है ये ए प्राइम बी प्राइम जो कि डिस्टेंस डी पर बनता है जब हम ऑब्जेक्ट को विद द हेल्प ऑफ लेंस देखते हैं। तो ये जो फाइनल इमेज बनता है इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है कि ये दिस इमेज इस वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। इरेक्ट को हम अपराइट भी कहते हैं, यानी कि सीधा नज़र आएगा। एंड मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड का मतलब बड़ा। तो ये बात MCQs में आती है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको MCQs नहीं बताया था कल चैप्टर नंबर 10 से, ये 9 के हैं। तो 10 में हमने कल डिफेक्ट्स ऑफ लेंसेज पढ़ लिया था। अपर्चर को एडजस्ट करने से हमारे पास स्फेरिकल एब्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। क्रोमेटिक एब्रेशन में होता क्या है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट जो है वो डिफरेंट कलर्स में अलग अलग कलर्स के हिसाब से टूटने लगती है। ठीक है जी। जब लाइट पास होती है प्रिज्म से तो होता क्या है, वहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ लाइट होती है। क्यों? क्योंकि हर कलर की अपनी डिफरेंट वेवलेंथ होती है। क्रोमेटिक एब्रेशन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस। ये मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है तो हम क्रोमेटिक एब्रेशन को कैसे रिमूव करते हैं, बाय यूजिंग 2 लेंसेज। ठीक है। तो ये देखें क्रोमेटिक एब्रेशन कैसे रिमूव किया जाती है, बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो इन 2 कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। थोड़ी सी MCQs की बात भी हो गई आज। अच्छा जी। द डिफेक्ट ऑफ आई इज कॉल्ड हाइपरोपिया, इसको हम क्या कहते हैं, इस करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। तो ये जो डिफेक्ट होता है हाइपरोपिया, इसको हम कहते हैं बेसिकली ये कहलाता है आपका लॉन्ग साइडेडनेस। तो लॉन्ग साइडेडनेस हम कैसे रिमूव करते हैं, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ये भी हमने कल पढ़ लिया था। और मायोपिया हमारे पास जो होती है डिजीज़ या डिफेक्ट जो होता है आई में, यानी इसको हम शॉर्ट साइडेडनेस कहते हैं, इसको हम कॉनकेव लेंस से रिमूव करते हैं। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास के बेटा कुछ हमारे पास जो है वो टॉपिक्स हैं। अब आज मैं आपको टेलीस्कोप पढ़ा दूंगा। टेलीस्कोप के बाद फिर हम इनके न्यूमेरिकल कर लेंगे। फिर हमारे पास जो है वो एक टॉपिक रह जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आज की क्लास में मैं आप लोग को एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप करा रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कराऊँ। क्योंकि एग्ज़ाम के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इम्पॉर्टेंट है और सिंपल माइक्रोस्कोप इम्पॉर्टेंट है। तो बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक डिवाइस है जो कि यूज़ की जाती है टू सी हेवनली ऑब्जेक्ट। इट इज़ यूज टू सी इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू सी हेवनली ऑब्जेक्ट, यानी कि जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं उनको देखने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टेलीस्कोप कहते हैं। ठीक है बेटा। तो इसकी कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या होती है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 फॉलोइंग पार्ट। इसमें 2 लेंसेज होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आई पीस। तो ज़रा इसका हम एक रफ स्केच देख लेते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप बेसिकली बेटा यूज़ किया जाता है दूर की चीज़ों को देखने के लिए। माइक्रोस्कोप किस लिए यूज़ किया जाता है, करीब की चीज़ों को मैग्नीफाइड करने के लिए। लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से हम दूर की चीज़ को देखते हैं। जैसे दूर एक स्टार है या मून है तो उसकी जो लाइट आ रही होती है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है वो टेलीस्कोप है। ठीक है जी। तो इससे हम किसको देख रहे हैं, किसी स्टार को देख रहे हैं कि स्टार में से लाइट आ रही है। हम स्टार से इसको देख रहे हैं, यहाँ हमारी आई है। तो ये जो हमारे पास टेलीस्कोप होता है इसकी जो ट्यूब होती है इसके अंदर 2 लेंसेज लगे हुए होते हैं। हमें फ़िलहाल इसकी पूरी बात नहीं करनी है। इसके अंदर 2 ट्यूब्स चल रही होती हैं और ये लेंस होते हैं इसके अंदर। एक लेंस यहाँ लगा हुआ होता है बेटा,
लार्ज फोकल लेंथ का, और एक लेंस यहाँ लगा हुआ होता है लेस फोकल लेंथ। तो वो लेंस जो आई के करीब होता है, इस लेंस को हम कहते हैं आई पीस, और वो लेंस जो आपके पास ऑब्जेक्ट के करीब होता है, यानी कि आई पीस से दूर होता है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। और इन दोनों लेंस के दरमियान का जो फासला होता है उसको हम कहते हैं एल, यानी कि लेंथ ऑफ ट्यूब। ये 3 बातें समझ में आ गई। मैंने 3 बातें बताई। तो हमारे पास टेलीस्कोप होता है, उसमें एक ट्यूब होती है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आईपीस लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, आईपीस की फोकल लेंथ कम होती है। और जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जाएंगे तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव की कम होगी, आईपीस की ज़्यादा होगी। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों होता है। ये बिल्कुल जब हम एंड कर लेंगे इस चैप्टर को, जब मैं पूछूंगा आपसे। तो यहाँ तक किसी को कोई मसला क्लियर है बात? जी सर। ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि बेटा हमने 2 लेंसेज को यूज़ क्यों किया, हमने एक लेंस से काम क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास जो सिंगल लेंस होता है, पहली बात है, आप उसकी अगर फोकल लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो उसमें एबरेशन आना शुरू हो जाता है। ये सब पढ़ चुके हैं आप। तो हम एक हद तक ही एक लेंस को यूज़ कर सकते हैं, वो एक हद तक ही एक ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दे सकते हैं। आपको अगर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छी मैग्नीफिकेशन करनी है, बहुत अच्छी उसकी आपको रेजोल्यूशन चाहिए, तो आप एक लेंस के बजाय 2 लेंस यूज़ करते हैं। उससे होता क्या है कि इमेज आपका थोड़ा सा अच्छा शार्प बनता है, मैग्नीफाइड बनता है, और उसके और ज़्यादा अच्छी उसकी रेजोल्यूशन आ पाती है। तो सबसे बड़ा जो इसका अहम सवाल आएगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस जो है इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, इसकी फोकल लेंथ कम होती है, ऐसा क्यों होता है? इसको हम एंड में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं फिलहाल। तो बेटा मैं इसकी रे डायग्राम बना रहा हूँ। तो हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में होता क्या है, 2 केसेस बेटा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमने जो लेंसेज के केसेस पढ़े थे, याद हैं आप लोगों को? ये जो हमने केसेस पढ़े थे, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये हमने बेटा कुछ केसेस पढ़े थे। ऑब्जेक्ट पहले 2f से दूर रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हैं तो इमेज 2f पे बनता है। फिर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, बिटवीन 2f एंड f रखते हैं तो इमेज अवे फ्रॉम 2f बनता है। और ये जो केस है ये वाला यहाँ पर यूटिलाइज होगा, केस नंबर 4, ये वाला केस जिसमें मेरा माउस है, कि जब रेस पैरेलल आती हैं, अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रख दें तो उसकी रेस कैसे हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो इसी केस को बेटा हम यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा करके बात करेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ हो तो उसमें से 2 रेस निकलती हैं। पहली रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई और दूसरी रे पैरेलल आई और लेंस से कट के यहाँ चली गई। तो यहाँ पर ये रेस पैरेलल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, पैरेलल, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ हो, फोकस पे रखा हुआ। ये बात क्लियर है आयशा? यस सर। ठीक है। तो अब इसी को अगर मैं उल्टा कर लूँ कि अगर रेस पैरेलल आए, जैसे ये चांद है, मून है, मून में से रेज़ आ रही है। अब मून बेटा बहुत दूर डिस्टेंस पे, जब दूर डिस्टेंस से रेज़ आती हैं तो वो कैसी हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। क्यों आएंगी रेस? जब ये रेस पैरेलल आएंगी तो ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है मून, तो ये भी क्या हो जाएंगी, ये आके फोकस पर मिलेंगी, एक फोकल प्लेन पर आएंगी और उसका एक इमेज बनाएंगे, हाइट इमेज। पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ कि अगर रेस पैरेलल आ रही है बेटा, ये रेस पैरेलल आई तो एक कहाँ से गुजरी, फोकस से भी गुजरी, और एक रे जो है यूँ आई। तो इसको अगर हम उल्टा करके बनाएं इसी केस को,
कि यहाँ का इमेज बन रहा है, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से आ गई और ये पैरेलल आई, तो पैरेलल आके कहाँ पे आ गई, फोकस पे आके जमा हो गई। तो ये वाला केस हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये बात क्लियर है? नहीं सर, ये वाली बात रिपीट कर दें प्लीज़। देखें बेटा, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब रेस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है, कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो उसकी रेस क्या हो जाती है बेटा, पैरेलल हो जाती है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हमने, फोकस पे। या ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, फोकस पे। तो रेस क्या हो गई, पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट पॉइंट पर जाकर, इन्फिनिटी पे जाकर क्या होती हैं, ये मिलती हैं। इसी को अगर हम उल्टा करें कि अगर रेस इनफाइनाइट पॉइंट से आ रही हों, इसको अगर मैं रिवर्स कर दूँ, अगर रेस यूँ आ रही हों तो वो कहाँ पे आके मिलेंगी बेटा, फोकस पे आके मिलेंगी। ऐसा ही वही चीज़ मैंने बना के दिखाई। रेस पैरेलल आ रही थी तो कहाँ पे आके मिली, फोकस प्लेन पे आके। ठीक है, तो एक तो ये होती है डायग्राम कि रेस अगर हमारे पास सारी रेस पैरेलल आ रही हो, वो प्रिंसिपल एक्सिस से, यानी कि एक रे ये आई और एक रे ये आई, तो ये दोनों फोकस पे आके मिलते हैं, फोकस पॉइंट पर। यानी कि ये रेस प्रिंसिपल एक्सिस से भी पैरेलल थी, लेकिन ये जो दो रेस आ रही है आपस में तो पैरेलल हैं, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं है। तो ये कहाँ मिलेंगी, ये फोकल प्लेन पर आएंगी, यानी फोकस की लाइन में कई इमेज बनाएंगे इस तरह से। और इसमें क्या फ़र्क है कि ये रेस आपस में भी पैरेलल हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से भी पैरेलल हैं। ये सेंटर वाली लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो वो रेस सारी फोकस पे आके कन्वर्ज हो जाती हैं, और ये एक फोकस का जो पॉइंट है, फोकस की जो लाइन है, फोकल प्लेन पर आकर कन्वर्ज होंगी। तो ये बात समझ में आई आप लोग को या नहीं है? तो यहाँ पे ये वाला केस इस शक्ल में बनेगा कि रेस आ रही हैं पैरेलल, कहाँ मिलेंगी, फोकल प्लेन पर आके फोकस पे मिल जाएंगी। ये क्या था, ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा तो रेस क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ये दोनों बातें एक दूसरे की इन्वर्ट हैं। ये बात क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ें। मैं डायरेक्ट यहाँ वाली इस वाली डायग्राम से शुरुआत करूँगा। क्लियर है बेटा? जी सर। ठीक है बेटा, तो हमारे पास जो इसकी डेरिवेशन है वो एक आसान केस पर है, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस फॉर इन्फिनिटी होगा। ये बात याद रखिएगा, फोकस्ड फॉर इन्फिनिटी। तो उसमें बेटा होता क्या है कि ऑब्जेक्ट की जो रेज आती हैं, रेस आती भी पैरेलल हैं और निकलती भी पैरेलल हैं, आती भी पैरेलल हैं और निकलती भी पैरेलल हैं। तो उसके लिए हमें ख़ास कंडीशन रखनी पड़ती है, उसकी हम बात कर लेते हैं। अब मैं डायग्रामों को रब कर रहा हूँ और अब मैं इसकी रे डायग्राम बना। तो बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन में तीन बातें आती हैं कि इसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक आईपीस लेंस होता है, एक हमारे पास लेंथ ऑफ ट्यूब होती है, दोनों लेंस के दरमियान का फासला। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हम बात करेंगे किसकी बेटा, फोकस फॉर इन्फिनिटी की। इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू सी हेवनली बॉडीज, एग्जाम्पल मून, स्टार, प्लैनेट एक्सेट्रा। ये किस पे कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। एक इसमें ऑब्जेक्टिव होता है जो कि कन्वर्जिंग लेंस होता है, जिसकी फोकल लेंथ एफ होती है, लार्ज होती है। एक इसमें आई पीस लेंस होता है जो आई की तरफ होता है, इसकी भी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, एफ बी होती है, जो कि एफ ओ के मुकाबले में कम होती है। और ये दोनों एक ट्यूब में फिक्स्ड हुए होते हैं, देख रही हैं आप, एक ट्यूब में फिक्स्ड हुए हुए हैं। उस ट्यूब को हम कहते हैं, और ट्यूब किसे कहा जाता है, दोनों लेंसेज के दरमियान के फासले को हम कहते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब। और ये दोनों लेंथ एडजस्टेबल होती हैं, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं।
यानी कि ये दो सिलेंडर चल रहे होते हैं, एक सिलेंडर ये चल रहा है और एक सिलेंडर ये चल रहा होता है। एक लेंस यहाँ लगा हुआ होता है और एक लेंस यहाँ लगा हुआ होता है, तो हम इन दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो फोकस फॉर इन्फिनिटी पे हमें इस पर काम करना होगा। सबसे पहले मैं इसकी जो है वो रे डायग्राम आपको बता देता हूँ। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर दो लेंसेज होंगे, एक ये लेंस है ठीक है। इसकी फोकल लेंथ मान लीजिए यहाँ पर आ गई, ये इसका फोकस है। इसको हमने ऑब्जेक्टिव कहा है। क्या कहा है बेटा? ऑब्जेक्टिव लेंस। और इसके जो एक पॉइंट है वो यहाँ पे भी आ रहा है। अब यहाँ से रेज आ रही हैं, ये मून है, तो मून से रेज आ रही हैं। एक रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजर गई और एक रे यूँ है, तो ये कहाँ मिलेंगी? इसी FO पर आके कहीं ना कहीं मिलेंगी। और इन्होंने इस ऑब्जेक्ट यानी कि जो मून था हमारे पास, जिसको हमने AB का नाम दिया है, इसका इन्होंने यहाँ पर इमेज बना दिया A', B'। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये बात क्लियर है? जी बेटा। ठीक है जी। तो ये तो बात हुई इस वाले लेंस की, यानी कि लाइट रे अभी यहाँ तक पहुँची। अब ये लाइट रे आगे भी जाएगी इसके पास, तो ये लाइट रे यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती, आगे जाती हैं। आगे हमारे पास एक और लेंस लगा हुआ होता है, उसकी फोकल लेंथ कम होती है, इसका नाम है आई पीस। तो बेटा अब ये दोनों रेज आगे जाएंगे इस तरीके से, और हम इसकी जो एडजस्टमेंट करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि इस लेंस को बेटा हम ऐसे रखेंगे कि इस आई पीस का जो लेंस है इसका फोकस भी इसी पॉइंट पे आ रहा हो, इसका जो FE है वो भी यहीं पर आ रहा है। यानी यही पॉइंट जो है वो FE भी कहला रहा है, और दूसरा पॉइंट इसका कहाँ आ गया? इधर आ गया। तो होगा क्या बेटा? ये रेस यहाँ से पैरेलल आई थी और यहाँ से भी क्या निकल जाएंगी? ये पैरेलल निकल जाएंगी। इस कंडीशन को हम कहते हैं फोकस फॉर इन्फिनिटी। कि रेज आई कैसी थी बेटा? पैरेलल आई थी, और चली भी कैसी गई? पैरेलल। हमारी आई यहाँ कहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बेटा हमारे पास रे डायग्राम आ चुकी है। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? ये कंडीशन है फोकस फॉर इन्फिनिटी की। किसकी कंडीशन है? फोकस फॉर इन्फिनिटी। यानी रेस पैरेलल आई और कहाँ चलेगी? पैरेलल। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? दोनों लेंसेज ऐसे एडजस्ट करने पड़ते हैं कि जो इसका फोकस आ रहा है FO का, तो सेकंड वाले लेंस का फोकस भी कहाँ पर ही है? उधर पॉइंट पर ही है। FE का भी फोकस वहीं पर है। तो यहाँ से यहाँ तक का फासला इसका हो जाएगा फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, और यहाँ से यहाँ तक का फासला हो जाएगा फोकस ऑफ आई पीस। तो यहाँ पे भी यही होगा।
ये फासला क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, फोकस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ये फासला हो जाएगा हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। और दोनों लेंस के दरमियान के फासले को हम कहते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब, एल। तो ज़रा आप लोग मुझे बताएंगे ये एल किसके बराबर आएगा, एफ ओ प्लस एफ ई के बराबर आएगा। किसके बराबर होगा, एफ ओ प्लस FE। ठीक है जी, यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई, इसमें कोई मसला किसी को। अब No, हमें sir. एंगल बीटा निकालना है, तो बेटा बीटा एंगल ये बन जाएगा, क्योंकि आई यहाँ पर है हमारी, तो ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, बीटा बन जाएगा। सही है। लेकिन अल्फ़ा भी तो होता है। अल्फ़ा एंगल कौन सा होता है कि जब आपको पता है कि जब हम इसी मून को, ये मून है, और जब मैं इस मून को विदाउट लेंस देखूँगा, कैसे देखूँगा, तो बेटा मून को मैं, पहली बात, मून को मैं इस 25 सेंटीमीटर पे कभी भी नहीं देख सकता, तो यहाँ ये वाली कंडीशन तो अप्लाई नहीं हो पाएगी। तो मून से जो रेज़ आ रही होंगी वो बहुत दूर से आ रही हैं। मून से जो रेज़ आ रही है मेरी आई के ऊपर, तो ज़ाहिर सी बात है उनका कोई एंगल बन रहा होगा मेरी आई के ऊपर। उस एंगल को हम क्या कहते हैं बेटा, एंगल अल्फ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं उस एंगल को हम, एंगल अल्फ़ा। ये बात याद है ना, कल बताया था कि हमें मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करनी होती है हर चीज़ में, और वो मैग्नीफिकेशन किसके बराबर आती है, बीटा अपाउन अल्फ़ा को। तो यहाँ पे बेटा हमें क्या करना है, हमें इसकी एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकालनी है, और वो किसके बराबर आएगी, बीटा अपाउन अल्फ़ा की। ये बात क्लियर हुई। यस सर। लेकिन बेटा सिर्फ इस वाले केस में ऐसा होता है कि ये जो एंगल अल्फ़ा बन रहा है और इत्तेफाक से जो ये एंगल बन रहा होता है, ये वाला, ये दोनों सेम आ जाते हैं। कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को इस तरह से देखूं तो भी इसका जो एंगल बन रहा होगा, मान लीजिए एंगल बन रहा है 18 डिग्री, तो ये भी एंगल इत्तेफाक से जो लेंस के अंदर बन रहा होता है वो भी कितना बन रहा होता है, 18 डिग्री बन रहा होता है। तो सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस में हम अल्फ़ा हमें एक ही डायग्राम में मिल जाता है, डायग्राम नंबर 2 में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये रेस बेटा कैसी हैं, ये रेस पैरेलल आ रही हैं। तो इतनी दूर दराज से जब रेज़ आ रही होंगी तो इसका एंगल यहाँ पर भी मेरा तकरीबन उतना ही बन रहा होता है, और इन लेंस के अंदर जो बन रहा है वो भी तकरीबन उतना ही बन रहा होता है। तो मुझे एक ही डायग्राम में अल्फ़ा भी मिल गया और बीटा भी मिल गया। तो ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे पास। इसको हम नाम दे देते हैं, इस ओरिजिन को नाम दे देते हैं ओ का, और इस ओरिजिन को हम नाम दे देते हैं, इसको ओ का नाम दिया है और इसको बेटा क्या नाम दिया है, ओ प्राइम का। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। तो देखिए बेटा यहाँ पे जो एंगल ये अल्फ़ा बन रहा है, जब हम इस ऑब्जेक्ट को विदाउट लेंस देख रहे हैं चांद को, तो वही एंगल यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें सिर्फ इस केस में यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई, डायग्राम समझ में आ गई कि ये यहाँ से यहाँ तक का फासला एफ ओ है, यहाँ से यहाँ तक का फासला एफ ई है, दोनों लेंस के दरमियान का फासला एल है। इस लेंस का नाम ऑब्जेक्टिव है जिसकी फोकल लेंथ बड़ी है, इस लेंस का नाम आई पीस है जिसकी फोकल लेंथ कम है। इज़ दैट क्लियर? इस सिचुएशन पे बेटा अब हमें इनकी क्या निकालनी होगी, मैग्नीफिकेशन निकालनी होगी। तो यहाँ इसकी वर्किंग आप कैसे लिखेंगे कि हेवनली बॉडीज़ जो हैं वो कहाँ लाई करती हैं, इनफाइनाइट पे। तो देयरफॉर ऑब्जेक्टिव मेक्स
उसका जो ऑब्जेक्टिव लेंस जो उसका इमेज बनाएगा वो कहाँ बनाएगा बेटा, प्रिंसिपल फोकस से बनाएगा। ये देख सकते हैं आप कि ऑब्जेक्टिव ने उसका लेंस इमेज कहाँ बनाया है, ए प्राइम बी प्राइम फोकस से बनाया है। फिर यही इमेज सेकंड लेंस के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। सो दिस इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। ये जो इमेज आया है हमारे पास ए प्राइम बी प्राइम, ये कैसा है बेटा, रियल और इन्वर्टेड आता है। लेकिन ये इमेज सेकंड वाले लेंस के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, क्योंकि यहाँ से जब रेज आगे जा रही है तो ये जो इमेज है इसके लिए क्या बन जाएगा, सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्टिव। सो द पोजीशन ऑफ आई पीस एडजस्टेड सच दैट द इमेज मेड बाय ऑब्जेक्टिव लाइज एट इट्स प्रिंसिपल फोकस। आप इस तरह से रखेंगे कि सेकंड लेंस का जो फोकस है एफ ओ और एफ ई दोनों एक ही पॉइंट पे आने चाहिए। तो जो ये इमेज बना है इसका नाम क्या दिया हमने, ए प्राइम बी प्राइम, ए प्राइम बी प्राइम। ये जो इमेज बनाया है ऑब्जेक्टिव लेंस ने, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा किसके लिए, फॉर आई पीस के लिए। ये बात क्लियर हुई। जी सर। ठीक है, तो ये बात है आपने पहले ही पढ़ी होंगी कि ये जो है जो इमेज बनता है ऑब्जेक्टिव का लेंस ने जो बनाया है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है किसके लिए, आई पीस के लिए। और फिर ये रेस यहाँ से जब निकलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, क्योंकि फोकस पर है तो फिर पैरेलल हो जाएंगे और उसका इमेज हमें कहीं इनफाइनाइट पॉइंट पे बनता हुआ नज़र आएगा। तो जो फाइनल इमेज बनेगा बेटा वो वर्चुअल, वो जो होगा क्या होगा, लार्ज होगा, वर्चुअल होगा और इन्वर्टेड होगा। फाइनल इमेज यहाँ कहीं बनेगा इधर इस तरह से। सर। हाँ बोलिए। सर ये क्लास में कितनी देर चलेगी? मैं ना किसी और के घर पे आई हुई थी, मैं अपने घर जा रही हूँ। बेटा एक मिनट ज़रा रुके, मैं रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर दूँ फिर बोला था। तो बेटा यहाँ पे इसी डायग्राम में हमें अल्फ़ा भी मिल चुका है और बीटा भी मिल चुका है। तो बस अब हम इनके जो है वो मैग्नीफिकेशन अप्लाई करेंगे इन पे अपना डायग्राम को देखते हुए। तो डायग्राम नंबर 1 फ़िलहाल यहाँ पे बना तो नहीं, लेकिन डायग्राम नंबर 1 यहाँ इस्तेमाल नहीं हो पाएगी। तो हम इसके मैग्नीफिकेशन पे आ रहे हैं। हमें बीटा और अल्फ़ा निकालना है तो हम लिखेंगे सिंस अल्फ़ा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे इसमें, देन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा और बीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट बीटा के। तो बेटा फॉर अल्फ़ा एंड फॉर बीटा। तो अल्फ़ा के लिए बेटा हम ये दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, इन राइट ट्राइंगल ओ ए प्राइम बी प्राइम। देखें दो ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे, मैं इस डायग्राम को रख कर हूँ कि इसके भी नीड नहीं है। सो और फर्स्ट ट्राइंगल इज, ये ट्राइंगल बन रहे हैं बेटा, देखें एक ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ट्राइंगल ये बन रहा है। ये ओ प्राइम, ए प्राइम बी प्राइम, ये ए प्राइम बी प्राइम और ओ। पहला ट्राइंगल ये रहा आपके पास, इसको हम अल्फ़ा कह रहे हैं और इसको हम बीटा कह रहे हैं। ठीक है जी, तो ये अल्फ़ा बीटा यहाँ बन जाएगा। ओ प्राइम ए प्राइम बी ये रहा और ओ ए प्राइम बी ये रहा, और ये वाली जगह किसके बराबर है, ये वाली जगह एफ ओ के बराबर है और ये वाली जगह एफ ई के बराबर है। तो बेटा इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी हम क्या अप्लाई करेंगे कि बीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट अल्फ़ा के,
और टेंजेंट किसके बराबर होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, बेस के, सॉरी। तो इस ट्रायंगल में देखें परपेंडिकुलर क्या है, ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है ऐसा? ए प्राइम बी प्राइम, और बेस कितनी है यहाँ पर? एफ ओ। तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है। बीटा पर आ जाएं, इसके लिए हम कंसिडर करेंगे राइट ट्रायंगल ओ प्राइम ए प्राइम बी प्राइम, ये वाला ओ प्राइम ए प्राइम बी प्राइम, ये ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ बनाया हुआ है। तो इसमें बेटा बीटा कितना हो जाएगा? टेंजेंट बीटा, बीटा बराबर टेंजेंट बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो वैल्यू रख दें, तो बीटा किसके बराबर हो जाएगा? ए प्राइम बी प्राइम डिवाइड बाय परपेंडिकुलर कितना है बेटा? बीटा के सामने वाली ये वाली साइड क्या हो गई? परपेंडिकुलर हो गई, ए प्राइम बी प्राइम, और बेस क्या हो गई? एफ। ठीक है जी। तो यहाँ तक बेटा हमारे पास जो है अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। इन वैल्यूज़ को कहाँ रख देंगे हम? पुट इन 1। तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? ये रब कर दूँ डायग्राम? जी आयशा कॉपी कर रही हैं? तो बेटा यहाँ तक हमने अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ निकाल लिया। अब इन वैल्यूज़ को हम एम की वैल्यू में मैग्नीफिकेशन में रखेंगे और हमें इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये डायग्राम मैं रब कर रहा हूँ। तो बेटा हमारे पास एम कितना हो जाएगा? इक्वेशन 1 विल बिकम, ये देखें क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये मेन डिवाइड है, ऊपर बीटा की वैल्यू आएगी तो ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाय एफ ई, फिर डिवाइडेड बाय ए प्राइम बी प्राइम अपॉन एफ ओ। तो क्या बन जाएगा? ये इससे ए प्राइम से ये कट गया, तो बेटा क्या बचेगा? एम बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एफ ई ये मेन डिवाइड है तो ये डिवाइड आ गया। कौन डिवाइड हो रहा है? इससे 1 अपॉन एफ ओ डिवाइड हो रहा है। डिवाइड जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो ये ऊपर चली जाएगी चीज़, ये नीचे आ जाएगी, पता होगा आप लोगों को। तो एम कितना हो जाएगा? जी सर। एफ ओ अपॉन एफ। तो देख रहे हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन किस पे डिपेंड कर रही है? एफ ओ पे। जितना ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ आप ज़्यादा रखेंगे उतनी ही जो इसका फाइनल इमेज बनता हुआ नज़र आएगा आपको वो ज़्यादा अच्छा क्लियर नज़र आएगा। तो यहाँ पे बेटा इसकी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है और फाइनल इमेज कैसा आता है? लार्ज, वर्चुअल और इन्वर्टेड होता है। तो देख लीजिए एम की वैल्यू एफ ओ बार एफ ई आ चुकी है। समझ में आ गई बेटा? डेरिवेशन आसान है। जी सर, आसान है।
कॉपी हो जाए तो मुझे बता दो। सर ये तो हो गया। हो गया, जी। ठीक। ठीक है बेटा, तो आज में हमारा ये जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो गया। मैं सोच रहा हूँ इससे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप अभी नहीं हो पाएगा, या कंपाउंड माइक्रोस्कोप करा दूँ अभी? सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप करा देंगे तो फिर एंडोस्कोप। ठीक है, तो मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बेटा अलग रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग में यहीं पे ऑफ कर दूँ। ठीक है सर। ठीक है, इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं एक नज़र, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये एग्ज़ाम में देखें, ये अक्सर आता है, इसको देख लीजिएगा। एक तो होता है गैलीलियन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होता है कि फाइनल इमेज बनता है वो कैसा होता है हमारे पास, लार्ज वर्चुअल होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा बनता है। वर्चुअल क्यों कह रहे हैं कि रेज बेटा यहाँ रेज देखे जा यहाँ रही, लेकिन यहाँ मीट नहीं कर पाती, यहाँ आके मीट कर रही होती है रेज, तो ये हो गया वर्चुअल। ये बात हो गई वर्चुअल। ऑब्जेक्ट मून इस तरह था, तो मून के मुकाबले में उल्टा बना है तो इन्वर्टेड कहलाएगा, और बहुत बड़ा है तो मैग्नीफाइड कहेंगे। मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड कहेंगे। अब इसके अलावा एक और होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, भी एग्जाम में आता नहीं, इसको सिर्फ सुन लीजिए। इसमें क्या होता है, हम 3 लेंस यूज़ करते हैं, और सेंटर लेंस को बेटा हम क्या कहते हैं, इरेक्टिंग लेंस कहते हैं। ये बात एमसीक्यू में आ चुकी है, इस बात को याद रखिए। ये करता क्या है कि जो फाइनल इमेज बनता है उसको बस इन्वर्टेड की जगह वो बना देता है, अपराइट कर देता है, उल्टा नहीं बनाता है, इसको सीधा बनाता है, इरेक्ट बनाता है। इसलिए इसका नाम इरेक्टिंग लेंस होता है, सेंटर वाले लेंस का नाम। ये एमसीक्यूज़ में आ चुकी है बेटा बात। तो जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में हम 3 लेंस यूज़ करते हैं, उसमें फाइनल इमेज कैसा बनता है, लार्ज होता है, वर्चुअल है, बिल्कुल वर्चुअल है, और इरेक्ट होता है। क्या होता है, इरेक्ट। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में टेरेस्ट्रियल में ये फ़र्क होता है। गैलीलियन टेलीस्कोप जो है वो यूज़ किया था डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, किसी बिल्डिंग को देखना हो या किसी और ऑब्जेक्ट को देखना हो, तो उसके लिए हम गैलीलियन टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। गैलीलियन टेलीस्कोप में क्या फ़र्क होता है कि इसमें एक लेंस हमारे पास क्या होता है, कॉनकेव होता है, और एक लेंस कॉन्वेक्स होता है। तो ये भी क्या करता है, जो फाइनल इमेज बनाता है, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। फाइनल इमेज जो बनाएगा वो कैसा बनाएगा, लार्ज होगा, वर्चुअल होगा, क्योंकि रेज ज्योमेट्रिकली मीट नहीं कर रही होंगी वहाँ पे, और वो मतलब वैसे रियल रिफ्रैक्टिंग फॉर्म में मीट नहीं कर रही होंगी, हमें एक्सटेंड करके मीट कराना होगा, और इरेक्ट होगा। तो ये जो तो आंसर्स हैं इनके कि फाइनल इमेज कैसा बनता है, तो वो जुमले यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में फाइनल इमेज है वो इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है, और टेरेस्ट्रियल में और गैलीलियन में वो इमेज कैसा बनता है, अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी उसका कैसा बनेगा, बिल्कुल इरेक्ट बनेगा। क्लियर है बेटा, बस ये याद कर लीजिएगा। और गैलीलियन एस्ट्रोनॉमिकल, इसमें गैलीलियन टेलीस्कोप में जो हमारे पास लेंथ होती है, दोनों लेंस के दरमियान का फासला, वो FO - FU होती है। क्योंकि ये लेंस बेटा हमने कौन सा लिया है, कॉनकेव लेंस है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। बात आपको पहले बता चुका हूँ। तो FO में से आप माइनस करेंगे FE, तब आपको लेंथ ऑफ ट्यूब मिल पाएगी। ठीक है, ये बात याद रहेंगी। इनको एक नज़र बस रीड कर लीजिएगा आयशा, तो ये काफ़ी रहेगा। तो देखें बेटा, यहाँ पे आया हुआ है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप 60 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ उसकी ये है। मैग्नीफाइंग पावर आपने बना दी है, तो बताइए FO/FE ये हमारे पास 60 है, ये 10 है, तो मैग्नीफिकेशन कैसे आएगी, सर डिवाइड कर देंगे। हाँ, FO/FE हो जाएगा ये, जी 60/10, तो 6 आ जाएगी।
गैलीलियन टेलीस्कोप में जो फाइनल इमेज बनता है उसका नेचर कैसा होता है, वर्चुअल और रिएक्ट होता है, ये बात याद रखिएगा। गैलीलियन टेलीस्कोप में ये बहुत आता है, लेंथ जो होती है ट्यूब की वो क्या होती है, FO माइनस FE होती है गैलीलियन में, और FO प्लस FE किस में होती है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में होती है। एस्ट्रोनॉमिकल। गैलीलियन टेलीस्कोप इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है वहाँ पे और एक कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर स्टडी द स्पेक्ट्रम ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी कि जो चमक रहे होते हैं, स्टार्स हो गए, मून हो गए, उनकी स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। डैश प्रोड्यूसेस पैरेलल बीम इन स्पेक्ट्रोमीटर, तो मैंने कहा था कॉलीमीटर एक ऐसा लेंस होता है जो कि पैरेलल बीम प्रोड्यूस करता है, फोकस पर रखते हैं उसको। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये मैंने थोड़े से बता दिया आपको, बाकी इंशाल्लाह फिर बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे बेटा हमारा ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का टॉपिक ख़त्म हो जाता है, इसके न्यूमेरिकल हम फिर एंड में करेंगे, तो वहाँ पे आपको शेयर कर दिए जाएंगे। तो डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई, इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये साल के लिए इम्पोर्टेंट है। सिंपल माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की डेरिवेशन इस साल इम्पोर्टेंट है, इसकी वर्किंग भी लिखिएगा, कंस्ट्रक्शन सब कुछ। वही क्लास, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।